हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हमने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा था, उसमें जो है बहुत सारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसको दूसरा नाम हम देंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स अ रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन two bifunctional monomers. These polycondensation reactions may result in the loss of some simple molecules as water, alcohol, etc. and leads to the formation of high molecular mass condensation polymers. तो यहाँ पर जो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल जो रिमूव होते हैं। तो इन दिस रिएक्शंस द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज़ अगेन अ बायफंक्शनल स्पीशीज़ एंड द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज़ ऑन। तो हर स्टेप में यहाँ पर जो है आपको बायफंक्शनल मॉलिक्यूल मिलेगा और कंडेंसेशन स्टेप जो है कंटिन्यूस जो है चलते जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है चलते रहेगी और आपको जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है पॉलीमर का मिलेगा, जिसको आप जो है कंडेंसेशन पॉलीमर जो है कह सकते हो। ठीक है। तो सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज़ and is independent of each other. This process is also called as growth polymerization. तो ये स्टेप को जो हम growth polymerization भी कह सकते हैं। तो the formation of pteryline और डेक्रोन by the interaction of ethylene glycol and terephthalic acid is an example of this type of polymerization. तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे कि टेरिलिन का फॉर्मेशन जो है इसमें स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेथेलिक एसिड जो इसके अंदर जो है रिएक्ट होंगे। तो देखिए किस तरह से उसका जो है प्रोडक्ट बनता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल हम यहाँ पर जो लेंगे n नंबर्स में, जिसका फार्मूला है CH2OH। ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो है फार्मूला है। तो लुक हियर, n नंबर ऑफ OH CH2OH। दिस मॉलिक्यूल इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसके साथ में आप जो है टेरेथेलिक एसिड जो है यूज़ कीजिए n नंबर्स। तो n नंबर्स में यहाँ पर आप देखिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है। इट इज़ कॉल्ड एज टेरेथेलिक एसिड। तो इन दोनों का जो है कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद जो है आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से जो है रिमूव होगा। ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर से OH निकाल देते हैं। ठीक है। और इधर से यहाँ पर जो है आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जो है आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो अब देखिए दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में किस तरह से जॉइंट होंगे। लुक हियर, ये स्ट्रक्चर OCH2 उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो है बनेगा O। फिर उसके बाद आप देखिए ये होगा C डबल बॉन्ड O, फिर जो है बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये होगा, और यहाँ पर जो है इसको जो है ब्रेक कर दीजिए, और इसको जो है ब्रैकेट लगाकर आप जो है N कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये जो पॉलीमर बनता है, इसका नाम है टेरिलिन और डेक्रोन। दिस इज़ कॉल्ड एज टेरिलिन और डेक्रोन। तो ध्यान रखना है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो और बनेंगे, तो हम उसको भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक एग्जांपल आपको ये बता दिया गया कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेथेलिक एसिड के कंडेंसेशन से जो है ये फॉर्म होता है। तो इसका नाम है टेरिलिन और डेक्रोन। आगे जो हम इसको जो है और डिटेल में जो डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ और भी जो है इस टाइप के जो है मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर जो आपको कुछ पॉलीअमाइड्स भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो है पॉलीअमाइड जो है किस तरह से बनता है। ठीक। तो पहली टाइप का जो है मॉलिक्यूल होगा दैट इज़ पॉलीअमाइड्स, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो है देखिए 2 मॉलिक्यूल जो है हम स्टडी करेंगे, जिसमें होगा एक नायलॉन 6,6 और दूसरा होगा नायलॉन 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायलॉन 6,6। इसके अंदर नायलॉन 6,6
डो नॉट रीड इट एज 66, यह है 66। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर हम जो है दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा है एडिपिक एसिड, और दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं। इसलिए जो फाइनल जो मॉलिक्यूल जो है पॉलीमर का बनता है उसको हम जो है नायलॉन का नाम देंगे और उसको जो है 6 जो है लेबल करेंगे। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन विद एडिपिक एसिड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो 553 केल्विन पर जो ये रिएक्ट होगा। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया, फिर से वही रिएक्शन दोबारा लिख कर बता रहा हूँ। देखिए NH2 CH2 6 टाइम्स NH2, तो ये मॉलिक्यूल हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। 6 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं CH2, इसलिए हम इसको हेक्सामिथाइलिन कह रहे हैं। 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं इसलिए हम इसको डायमाइन कह रहे हैं। इसी तरह से एडिपिक एसिड आप देखिए, इसमें भी आपको जो है टोटल 6 कार्बन्स मिलेंगे। देखिए 4 कार्बन यहाँ पर जो है CH2 के फॉर्म में है और आपको जो है 2 कार्बन यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मिलता है। तो आप इसको जो है नाम दीजिए एडिपिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज़ एडिपिक एसिड। तो इसको जो है आप 553 केल्विन पर अंडर हाई प्रेशर जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से जो रिमूव होगा, देखिए नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से OH। तो इस तरह से ये जो है मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ जो है जॉइंट होगा। ठीक, अब देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट, लुक हियर। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ NH, ठीक है, बाकी CH2 6 नंबर्स। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, इसको मैं लिखूँगा NH। फिर आप देखिए यहाँ से OH जाने के बाद ये C डबल बॉन्ड O बचता है। ठीक, उसके बाद जो है CH2 4 टाइम्स और फिर यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O, और इसको जो है मैं ब्रैकेट लगाकर N लिख देता हूँ। दिस मॉलिक्यूल इज़ नायलॉन 6 और साइड में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है आप बता दीजिए। तो 553 केल्विन और हाई प्रेशर पर जो ये रिएक्शन होगी और कंडेंसेशन होगा और इसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकल रहे हैं मैंने आपको बता दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, इधर से OH, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, इधर से OH। इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट हो जाएंगे और इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दिस ग्रुप इज़ अमाइड ग्रुप। CONH लिंकेज यहाँ पर जो प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन NH ग्रुप के बीच में जहाँ पर जो बॉन्डिंग है, इस ग्रुप को हम जो है अमाइड ग्रुप कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो है n नंबर्स ऑफ अमाइड ग्रुप है। देयरफॉर दिस नायलॉन 6 इज़ इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। ठीक है, तो दिस नायलॉन 6 इज़ यूज्ड इन मेकिंग शीट्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी है, ब्रशेस के जो रेशे होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर जब यूज़ होते हैं और इसी तरह से जो शीट वगैरह बनाने में जो इसको यूज़ किया जाता है। यह है नायलॉन 6। ठीक है, चलिए दूसरा पॉलीमर हम लेंगे नायलॉन 6। सेकंड जो पॉलीमर होगा इसी में पॉलीअमाइड, दिस इज़ कॉल्ड एज नायलॉन 6। अब यहाँ पर जो सिर्फ एक जो है 6 दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी स्टार्टिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो है सिर्फ जो है टोटल 6 कार्बन है। ठीक, तो नायलॉन 6 इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। अब देखिए कैप्रोलेक्टम किसको कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें C डबल बॉन्ड ONH लिंकेज प्रेजेंट हो। फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहे कितनी भी साइज़ का हो, इस मॉलिक्यूल को जनरली हम यहाँ पर जो है कैप्रोलेक्टम कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है आप देखोगे कि इसके अंदर जो है टोटल 6 कार्बन वाला जो है ये कैप्रोलेक्टम है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और उसको जब आप हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे तो रिंग जो है ओपन होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन होकर जो है पॉलीमराइज होगा और वो मॉलिक्यूल जो है नायलॉन 6 बनेगा। तो देखिए NH, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, 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 NH। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इट इज़ कैप्रोलेक्टम। तो इस मॉलिक्यूल को हम जो है कैप्रोलेक्टम इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है 6 कार्बन्स है। कैप्रोइक एसिड आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था
कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपर, दैट इज मिल्क फैट ऑफ गोट। तो कैपर की जो है मीनिंग होती है गोट। तो ये कैप्रोइक एसिड जिसके अंदर जो है टोटल 6 कार्बन्स होते हैं, वो जो है गोट जो होता है उससे जो है बना है, दैट इज़ कैपर, इसलिए हम इसको कैप्रोइक एसिड करें। तो आप यहाँ देखिए इस लेक्टम के अंदर जो है टोटल 6 कार्बन्स हैं, इसलिए हम इसको कैप्रोलेक्टम कह रहे हैं। ठीक, अब इसको आप जो है 5332 to 543 केल्विन जो हीट कीजिए, 533 to 543 केल्विन हीट करना है और हाई प्रेशर आप इसके ऊपर जो है अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जो है रिंग जो है ओपन होगी, देखिए यहाँ से इस पोजीशन से जो है रिंग ओपन होगी और ये मॉलिक्यूल जो है ओपन होने के बाद उसी को जो है आप पॉलीमराइज़ कर दीजिए। तो देखिए किस तरह से होगा, लुक हियर, ये हो गया NH, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर जो है CH2 है, तो इसको कंडेंस करके मैं लिखता हूँ CH2 5 टाइम्स, और उसके बाद जो है CO ग्रुप आएगा इस तरह से, और हम इसको जो है ब्रैकेट लगा कर जो है N कर दें, तो ये मॉलिक्यूल हमको मिलता है नाइलॉन 6। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये पॉलीमर बनता है। अब इसके अंदर भी आप देखिए कि इसको जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये फिर से यहाँ पर एक NH ग्रुप आएगा और फिर ये कंटिन्यू होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर CONH लिंकेज है, जिसको आप जो है पॉलीअमाइड लिंकेज कहोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज़ नाइलॉन 6। तो ये मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। रस्सियाँ बनाने में, इसी तरह से जो है फैब्रिक, इसके जो है कपड़े वगैरह बनते हैं, और साथ ही साथ जो है टायर के कॉर्ड जो है, गाड़ी मोटर व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उसके कॉर्ड बनाने में जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज नायलॉन 6। तो ये पॉलीअमाइड फाइबर हुआ। अब आते हैं दूसरी टाइप का जो फाइबर होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीस्टर। चलते चलते एक बात मैं बता दूं कि नायलॉन फाइबर्स को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर जो है इन्वेंट किया था। तो एक साइंटिस्ट जो है वो न्यूयॉर्क से बिलोंग करता था और दूसरा साइंटिस्ट जो है लंदन से। तो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, इस तरह से ये मिलकर जो है बनता है नायलॉन। तो ध्यान रखिए, साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि ये जो है उनके जो है नेटिव प्लेसेस हैं। एक जो है न्यूयॉर्क से था तो NY, और दूसरा जो है लंदन से तो LON, तो ये नायलॉन बना। ठीक, तो ये नायलॉन 66 और नायलॉन 6, या सिंपली जो है आप इसको जो है नायलॉन फाइबर जो है कह सकते हो, या नायलॉन पॉलीमर जो है कह सकते हो, जिसमें 2 टाइप हमने स्टडी किया, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्टर। दूसरी टाइप का जो फाइबर होगा या पॉलीमर होगा, दैट इज़ पॉलीस्टर। तो नाम के अंदर ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर जो है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। तो दीज आर दी पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स। तो इसके अंदर जो है डायोल्स मतलब जो है अल्कोहलिक ग्रुप होगा, और इसी तरह से जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होगा। इनका जो है कंडेंसेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल जो फॉर्म होंगे, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। ठीक, तो डेक्रोन और टेरिलिन इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर्स एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथेलिक एसिड एट अबाउट 420 to 460 केल्विन। जैसा कि ऊपर मैंने आपको जो बताया है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट एज पर द रिएक्शन गिवन अर्लियर। जो इसके पहले हमने जो स्टडी किया है वही वाली रिएक्शन जो है बिल्कुल होगी। तो डेक्रोन फाइबर, जिसको हम टेरिलिन कहते हैं, इज़ क्रीज रेजिस्टेंट, मीन्स इसके ऊपर जो है किसी तरह की जो है क्रीज नहीं बनेगी, इसके ऊपर जो है रिंकल्स नहीं बनते हैं, है ना। तो वो रिंकल प्रूफ होता है या क्रीज रेजिस्टेंट होता है। और इसी तरह से इट इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद cotton and wool fibers and also glass reinforcing materials in safety helmets etc. तो ये इतनी सारी जगहों पर जो है यूज़ होता है। तो आप जो है टेरिलिन को जो है ऊल के साथ जो है ब्लेंड करके टेरीऊल नाम का जो है एक नया फाइबर जो है बना सकते हो। इसी तरह से कॉटन के साथ इसको जो है ब्लेंड करके टेरिकॉट नाम का जो है एक नया फाइबर जो है बना सकते हो। तो इसकी एक ख़ास बात है कि इसको किसी भी आप जो है नेचुरल फाइबर्स के साथ या नेचुरल पॉलीमर्स के साथ जो है ब्लेंड करके जो है कोई नई वेराइटी जो है बना सकते हो। ठीक, तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि टेरिलिन और डेक्रोन जो हमने प्रिपेयर किया उसकी रिएक्शन जो है बिल्कुल वही होगी, जिसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेथेलिक एसिड को जो है हमने रिएक्ट किया। तो देखिए आपको फिर से मैं बता दूं ताकि आप परेशान ना हो, ये वाली रिएक्शन, और इसके साथ में आप देखिए कि पैरा पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होंगे।
तो इस तरह से ये दोनों का जब जो है कंडेंसेशन होगा तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा OCH2CH2O, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग आएगी, उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है आप ब्रैकेट एन कर दीजिए। तो ये मॉलिक्यूल जो है टेरिलिन या डेक्रोन होगा, और आप इसमें देख रहे हो कि ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीस्टर। ठीक, तो ये दूसरे टाइप का जो है पॉलीमर हुआ। चलिए थर्ड टाइप का पॉलीमर हम लेंगे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो देखते हैं कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स के अंदर जो आपको क्या मिलता है। तो थर्ड नंबर दैट इज़ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। ओके, तो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स में आप देखोगे कि सिंपल यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल होंगे वो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होंगे। ठीक है, इसमें हम एक मॉलिक्यूल जो है स्टडी करेंगे दैट इज़ बेकलाइट, और उससे जो है रिलेटेड जो पॉलीमर्स होंगे वो। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिए कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड polymers are the oldest synthetic polymers, है ना, and these are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde in presence of either an acid or a base catalyst, है ना। तो यहाँ पर जो है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को हम जो है एसिड या बेस एज ए कैटलिस्ट जो है यूज़ करके उसको जो है कुछ प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे, फिर उन प्रोडक्ट्स का जो है कंडेंसेशन करने पर हमको जो है बहुत सारे जो है पॉलीमर्स मिलते हैं जो सिंपली फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान रखिए द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी फेनॉल डेरिवेटिव्स विच फर्दर रिएक्ट्स विद फेनॉल टू फॉर्म द कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ज्वाइंट टुगेदर, है ना, ईच अदर यहाँ पर जो है ज्वाइंट होगी, और इसमें जो है क्या होगा CH2 ग्रुप इसके अंदर जो है लिंकिंग होगी, दो रिंग्स के बीच में जो है लिंकेज जो होगी वो CH2 ग्रुप की होगी। और इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी अ लीनियर प्रोडक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज नोवोलैक। तो ये जो है पेंट के अंदर जो है यूज़ होता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर पहले हम जो है बनाएंगे नोवोलैक। ठीक है, तो बेकलाइट की ये जो है उससे रिलेटेड जो है कंपाउंड है जिसको हम नाम दे रहे हैं नोवोलैक, एंड इट इज़ यूज इन पेंट्स। तो आप देखिए कि हमारे पास जो है CH2O, दिस इज़ द फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है फेनॉल। तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को हम जो है आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ और इन प्रेजेंस ऑफ OH-। तो किसी भी एसिड या बेस के कैटलिस्ट प्रेजेंस में हम जो इसको रिएक्ट करेंगे तो हमको बहुत सारे जो है ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल्स जो है मिलेंगे, जिसमें देखिए एक फेनॉल आपको ये वाला मिलेगा जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप अटैच होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इस ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन होगा तो वो CH2OH ग्रुप बनाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ये होगा इस तरह से, जिसमें एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी CH2OH ग्रुप से। ठीक, इस तरह से। उसके बाद जो है एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें तीनों पोजीशन जो है ऑक्यूपाई होगी CH2OH ग्रुप के साथ में। तो देखिए इस तरह का जो है प्रोडक्ट आपको मिलेगा OH, फिर इधर देखिए CH2OH, यहाँ पर भी आपको मिलेगा CH2OH, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा CH2OH। तो इस तरह से दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन इससे ऑक्यूपाई हुई। तो ऐसे बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बनते हैं। हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को जो है यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसके जो है n नंबर्स लेकर जो है इसको जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है इसको रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है एक लीनियर पॉलीमर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी जो है फेनॉल रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होगी, और उस जंक्शन को हम जो है मिथाइलिन ग्रुप कहेंगे, दैट इज़ CH2 ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ n नंबर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इसको हम जो है पॉलीमराइज़ करते हैं। तो पॉलीमराइज़ करने के बाद देखिए ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए फॉर्म होगा। ये पहली रिंग CH2 ग्रुप, फिर दूसरी रिंग CH2 ग्रुप, उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से आप इसको जो है कट कर दीजिए, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, ये OH ग्रुप आ गया, ये OH ग्रुप आ गया। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है, इस पॉलीमर का नाम है नोवोलैक।
एंड इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट। तो इस तरह की जो ये रिंग आपको मिलती है, तो ये कंटिन्यूस है, ये लीनियर पॉलीमर है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड एज बेकेलाइट। यही नोवोलैक को जो है आप क्या कीजिए कि इसको जो हीट कीजिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो क्या होगा, इसके अंदर जो है क्रॉस लिंकिंग होगी और ऐसी बहुत सारी चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है जॉइंट होगी और इस तरह से एक इनफ्यूजिबल मास मिलेगा जिसका नाम है बेकेलाइट। एंड दिस बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉम्ब्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। आप देखिए कि जो यूटेंसिल जैसे कुकर है ना, प्रेशर कुकर है, और साथ ही साथ जो फ्राई पैन वगैरह होता है, तो उसके जो हैंडल्स बनते हैं वो हैंडल के ऊपर जो फाइबर का जो कवर होता है, या प्लास्टिक हम उसको समझते हैं लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता है, वो जो है होता है बेकेलाइट, है ना। तो ये जो है इनफ्यूजिबल मटेरियल होता है, मींस इसके ऊपर जो हीट का जो है जनरली कोई असर नहीं होता है। ये आप इसको जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी जो कह सकते हो। तो इसको जब हम हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, है ना, तो क्रॉस लिंकिंग होगी, और वो क्रॉस लिंकिंग होने के बाद देखिए क्या होगा। इस नोवोलैक को हम लेते हैं और उसकी जब क्रॉस लिंकिंग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो देखिए इस तरह का जो है पॉलीमर मिलता है जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा। लुक हियर, मैं यहाँ पर जो है 3-4 स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसको आपको समझा देता हूँ। इसको यहाँ से आप जो कट कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ से भी जो आप CH2 ग्रुप लेकर इसको यहाँ से कट बताइए। उसके बाद जो दूसरी लिंक यहाँ से CH2 ग्रुप के साथ जो अटैच होगी इस तरह से, और इसके एग्जैक्टली उल्टी रिंग यहाँ पर जो इसके साथ में आप अटैच कर दीजिए लाइक दिस। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर आ गया OH, ठीक। OH, और इसको जो है आप यहाँ नीचे से जो अटैच कीजिए लाइक दिस, CH2 यहाँ से इसको कट कर दीजिए और ये हो जाएगा CH2, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर आपको मिलता है, इसका नाम है बेकेलाइट। दिस इज़ कॉल्ड एज। तो हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, है ना, प्रेशर कुकर है, फ्राइंग पैन वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो बनाने में इसको जो है जनरली यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह से ये हो गया तीसरी टाइप, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, और इसमें हमने जो है 2 टाइप के पॉलीमर स्टडी किया, एक नोवोलैक और दूसरा बेकेलाइट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो पॉलीमर है, दैट इज़ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अब इसमें देखिए क्या क्या इस्तेमाल होगा, कौन कौन से जो है स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है 6 मेंबर्ड, और उसमें यहाँ पर जो है आप अल्टरनेट पोजीशंस पर जो है नाइट्रोजन लीजिए, ठीक है। इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पर बनेगी, और उसके बाद जो है बाकी 3 जगह पर जो है आप NH2 ग्रुप अटैच कर दीजिए। ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस पर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन मिलेगा इस तरह से। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है मेलामाइन। अब इसको जो है आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ, दैट इज़ CH2O, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो है आप इसे रिएक्ट कीजिए, तो देखिए इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर जो है एडिशन होगा, और इस तरह से रेजिन इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर फॉर्म होगी। तो लुक हियर, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन
अल्टरनेट पोजीशंस पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और इसे मैं NH2, इसे मैं लिखता हूँ NH2 और ये हो जाएगा NH देन CH2OH। इस तरह का जो है ये फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पर आकर जो इसके ऊपर ऐड होगा, ये बनेगा NH CH2OH। दिस इज कॉल्ड एज रेजिन इंटरमीडिएट। दिस इज कॉल्ड एज रेजिन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है बनता है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि फर्दर रिएक्शन जब होगी तो इस इंटरमीडिएट के ज़रिए से आप जो पॉलीमर फॉर्म करोगे तो उस पॉलीमर का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस इंटरमीडिएट का जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद देखिए मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये रेजिन इंटरमीडिएट जो होगा इसका जो है आप पॉलीमराइजेशन कीजिए। तो यहाँ से जो हर जगह पर NH ग्रुप जो है आप निकाल दीजिए। तो इसको जो है पॉलीमराइज करना है। देखिए किस तरह से होगा, लुक हियर। अल्टरनेट पोजीशंस पर मैं जो है नाइट्रोजन पहले लिख दूँ इस तरह से। उसके बाद जो ये हो गया NHCH2, ये स्ट्रक्चर जो हो गया NHCH2। उसके बाद जो है आप देखिए कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। बाकी के स्ट्रक्चर्स को जो है आप NH तक लाकर इसको जो है तोड़ दीजिए। यहाँ से हम इसको जो है ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ NH से इसको ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर जो है NH यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए और बाकी के ग्रुप जो है आप एज इट इज़ लिख दीजिए। और यहाँ पर जो हम इसको क्या करते हैं, इसको पॉलीमराइज़ करते हैं। या आप इसको जो है इस तरह से ले सकते हो, इसको जो है ब्रैकेट N कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर मिलता है दिस इज़ मेलामाइन पॉलीमर। इसको हम जो है नाम देंगे दिस इज़ मेलामाइन पॉलीमर। तो ये जो रेजिन इंटरमीडिएट बनता है इसका जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे, ध्यान से सुनिए, जब इसका पॉलीमराइज, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज़ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो है आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। जो क्रॉकरी बनती है जैसे कि चाइना बोन क्रॉकरी आती है जो घरों में हम जो है यूज़ करते हैं, तो जिसको आप जनरली डिनर सेट बोलते हो, है ना। तो वो जो क्रॉकरी बनती है चाइना बोन की, तो उसका बिल्कुल डुप्लीकेट बनता है इस मटेरियल से। तो उसको हम जो है अनब्रेकेबल क्रॉकरी करेंगे। फाइबर की जनरली हम इसको जो है नाम देते हैं कि ये फाइबर की क्रॉकरी है। उसमें प्लेट होती है, बाउल्स होते हैं, स्पून होते हैं और भी जो है बहुत सारे जो है यूटेंसिल्स होते हैं। इस तरह से पूरा सेट बनता है। तो वो अनब्रेकेबल जो है क्रॉकरी बनाने में मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक हमारे पास जो है टॉपिक और है, दैट इज़ कोपॉलीमराइजेशन, है ना, कोपॉलीमराइजेशन। दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकर आपको जो है उसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो कोपॉलीमराइजेशन इज़ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज़ अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ कोपॉलीमर। And the copolymer can be made not only by chain growth polymerization but also by step growth polymerization। तो ये जो है एक चांस हमारे पास में है कि कोपॉलीमराइजेशन जो है आप चेन ग्रोथ के साथ साथ जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दोनों प्रोसेस से जो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज इन द सेम पॉलीमरिक चेन। एक ही पॉलीमरिक चेन के अंदर जो आप देखोगे कि मल्टीपल यूनिट जो है मोनोमर की आपको जो है मिलती है। और इस तरह से यहाँ पर जो है एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। तो यानी कि यहाँ पर जो है आप ब्यूटाडाइन स्टायरीन जो है कोपॉलीमर जो है आप इसमें जो है बना सकते हो। तो देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन को हम जो है स्टायरीन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है ये हो गया स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन। ये जो है आपके पास एक मोनोमर है,
इसके जो है आपको n नंबर्स लेना है, ठीक। और इसको जो है आप स्टायरीन के जो है n नंबर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। स्टायरीन ये स्ट्रक्चर हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल है। अब आप इसका क्या कीजिए, पॉलीमराइजेशन कीजिए। इस मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको जो है ब्यूटाडाइन स्टायरीन को पॉलीमर जो है मिलता है। किस तरह से होगा देखिए, ये मॉलिक्यूल इस तरह मिलेगा आपको, CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद जो है इस ग्रुप को आप लाइए CH2 और यहाँ पर जो है आप बेंजीन रिंग अटैच कीजिए लाइक दिस। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसको जो है आप ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर जो है N कर दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। दिस इज़ ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम नाम देते हैं कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमर्स हैव द प्रॉपर्टीज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द होमोपॉलीमर्स। जो होमोपॉलीमर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में कोपॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसा कि आप देखोगे एग्जांपल, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर इज़ क्वाइट टफ एंड इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर। ये जो है नेचुरल रबर का जो है एक बेस्ट जो है सब्सटीट्यूट है, जिसको हम जो है SBR रबर कहते हैं। SBR, S स्टैंड फॉर स्टायरीन, B स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, R स्टैंड फॉर रबर। तो हम इसको नाम देंगे SBR, दैट इज़ स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये जो है बेस्ट सब्सटीट्यूट है नेचुरल रबर का, ठीक। एंड इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, इसी तरह से फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन एट्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें बनाने में जो इसको यूज़ किया जाता है। फ्लोर टाइल बनाने में जो है SBR यूज़ होता है। इसी तरह से जो है ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं वो बनाने के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि फुटवेयर को जो कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि जूते चप्पल वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर जो है ये SBR जो है यूज़ किया जाता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। और इसी तरह से जो है केबल के इंसुलेशंस के लिए ये इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ होता है। तो इस तरह से जो है ये आपको मिलता है कोपॉलीमराइजेशन। अब आइए एक लास्ट टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेचुरल रबर कहेंगे। और ये नेचुरल रबर जो है क्या होता है, उसके जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कुछ जो है सिंथेटिक रबर्स होते हैं, वो रबर जो है किस तरह से बनते हैं। और फिर बहुत सारे जो है हम बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर जो है डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर। तो देखिए नेचुरल रबर जो है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड पजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हमने इसको जो है देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है उसमें हमने रबर लाइक स्ट्रक्चर जो स्टडी किया, दैट इज़ द इलास्टोमर्स। तो ये जो रबर्स होते हैं ये इलास्टोमर्स होते हैं, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इलास्टोमर एंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसके जो बहुत सारे यूजेस हैं, हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको जो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रबर लेटेक्स विच इज़ अ कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर। तो उसको हम जो नाम देंगे रबर लेटेक्स। इट इज़ नथिंग बट कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो ये जो है हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो स्टडी किया है पीछे 11th के अंदर, एक चैप्टर के अंदर जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके अंदर हमने ये जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन को जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो ये रबर लेटेक्स जो होता है ये भी जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन होता है, जिसके अंदर जो है रबर जो है वाटर के अंदर जो है मिक्स होता है। तो इस तरह का जो ये सब्सटेंस या एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन कहेंगे। एंड दिस लेटेक्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री एंड इज़ फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका। तो इतने सारी जगहों पर जो है ये रबर प्लांट्स, जिसको आप रबर ट्री कहोगे, वहाँ से जो आपको मिलता है। और उसकी जो बार्क होती है, बार्क ऑफ रबर ट्री,
रबर के जो ट्रीज़ होते हैं उसकी बार्क, जिसको हम उसकी छाल कह सकते हैं, तो रबर के जो ट्रीज़ होते हैं उसकी छाल से जो है आपको ये जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन मिलेगा, जिसको हम रबर लेटेक्स जो है कहेंगे। और बहुत सारी जगहों पर जो है इंडिया समेत बहुत सारे कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज द लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये जो है आइसोप्रीन का जो है लीनियर पॉलीमर होता है। देखिए क्या होगा आइसोप्रीन। इट इज़ द लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन जो इसका हम IUPAC नेम अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। इट इज़ 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, इसको हम जो आइसोप्रीन कहेंगे। तो देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर आपको जो मिथिल ग्रुप दिखता है एंड फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलता है। टोटल लॉन्गेस्ट चेन में आपको जो है 4 कार्बन मिलते हैं। सो इट इज़ 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो ये जो है इसका जो है पॉलीमर है, और ये पॉलीमर जब जो इलोंगेट होता है ये मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को जब आप इलोंगेट करोगे तो ये लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन बनेगा, जिसको आप जो है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का नाम दोगे। सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो ये जो है रबर होता है जिसको आप नाम दोगे सिंपली इट इज़ अ नेचुरल रबर। तो ये 1,4 पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल होता है। तो देखिए किस तरह से अटैच होगा ये मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड होंगे, और किस तरह से देखिए इसके अंदर जो चेन बनती है। तो नेचुरल रबर की जो चेन मैं आपको बना के बताता हूँ, 2-3 यूनिट्स में बनाता हूँ, उसमें आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ लोगे कि ये जो है रबर का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हो सकता है। तो लुक हियर, दिस इज CH3 C CH2, यहाँ से इसको जो है हमने कट किया, ठीक। उसके बाद जो है डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है लीजिए CH2, फिर ये हो जाएगा CH2, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लीजिए C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर जो है आप CH3 ग्रुप रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आप हाइड्रोजन CH2 लीजिए। इस तरह से जो है आप इसको जो है इलोंगेट कीजिए। तो ये 1,3 पॉलीआइसोप्रीन जो यूनिट है, जिसको आप 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल होगा, जिसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहेंगे। तो ऐसे आइसोप्रीन यूनिट जो है बहुत सारे आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो बनता है इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल रबर। तो यहाँ से हमने इसको कट किया, ये चेन इलोंगेट होगी, यहाँ से इसको कट किया, ये चेन इलोंगेट होगी। दिस मॉलिक्यूल इज़ अ नेचुरल रबर। आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और इलोंगेट किया हुआ है, इसमें बहुत सारी यूनिट जो है बताई गई है। आप अपनी बुक से भी इसको जो है रिफ़र कर सकते हो, बट सिंपली ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको जो है मिलता है, इसको हम नाम देंगे नेचुरल रबर। तो इसमें ध्यान रखिए कि आइसोप्रीन जो होता है कि ये जो सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स held together by weak van der Waals interaction and has a coiled structure, and this can be stretched like a spring and exhibits the elastic properties। तो ये जो सिस पॉलीआइसोप्रीन स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आता है, इसके अंदर जो है क्या होगी कि बहुत सारी चेन जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वीक वंडर वाल फोर्सेस से जो है अटैच्ड होती है, और ये जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जैसे कि स्प्रिंग होती है। तो ये स्प्रिंग के जैसा जो है कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से जो है आप इसको जो है स्ट्रेच कर सकते हो, इसको खींच कर इलोंगेट जो है कर सकते हो। और इस तरह से आप देखोगे कि इस रबर के अंदर या जो पॉलीआइसोप्रीन है इसके अंदर आपको इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो इस तरह से ये हो गया नेचुरल रबर। अब चलिए देखते हैं कि एक टॉपिक इसमें जो है जिसको हम नाम देंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो व्हाट डज इट मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर?
वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए कि इसको हम जो है किस तरह से जो है डिफाइन करेंगे। तो नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एंड हाई एट हाई टेम्परेचर दैट इज़ अबाउट greater than 335 Kelvin and brittle at low temperature that is at low temperature than 283 Kelvin। तो ध्यान से सुनिए, नेचुरल रबर को आप जो है सॉफ्ट जो है बना सकते हो हाई टेम्परेचर पर, जो कि ग्रेटर देन 335 केल्विन पर ये होता है सॉफ्ट। नेचुरल रबर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जो ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर जो सॉफ्ट होता है। और अगर लो टेम्परेचर लेते हो दैट इज़ लेस देन 283 केल्विन, तो इस पर जो ये ब्रिटल बनता है। तो हाई टेम्परेचर पर ये नेचुरल रबर जो है सॉफ्ट बन सकता है, और लो टेम्परेचर जो इससे जो है कम होगा उस पर जो ये रबर ये ब्रिटल नेचर का जो है बनेगा। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। एंड इट शोज़ हाई वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये ब्रिटल जो रबर होता है लो टेम्परेचर पर, इसके अंदर जो हाई वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी आपको जो मिलेगी। एंड इट इज़ सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज़ नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर जो आपको मिलती है। तो टू इम्प्रूव upon this physical property a process of vulcanization is carried out, and this process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur and an appropriate additive at temperature ranges between 373 to 415 Kelvin। 373 to 415 केल्विन पर इस टेम्परेचर पर जो रबर को हीट करते हैं। मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, जो आपको लेटेक्स से जो रबर मिलता है ना, उसको आप जो है रॉ रबर कहोगे। तो उस मिक्सचर उस रबर को आप जो है क्या कीजिए कि कुछ मिक्सचर जो है उसका जो है प्रिपेयर कीजिए, और उसके अंदर जो है आपको क्या करना है, रॉ रबर को जो है आप सल्फ़र के साथ जो है मिक्स करके उसको जो है हीट करना है 373 to 415 केल्विन पर। और कुछ जो है एडिटिव जो है आपको इसके अंदर जो है मिक्स करना है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम जो है नाम देते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो क्या होगा, ऑन वल्कनाइजेशन द सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स एंड दस द रबर गेट्स स्टफन। यहाँ पर जो है आप देखोगे कि रबर जो है स्टिफन जो होगा मीन्स वो जो है थोड़ा सा हार्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब आप उसमें जो है सल्फ़र और कुछ एडिटिव्स मिलाकर जो है उस मिक्सचर को जो है इतने टेम्परेचर पर हीट करते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि सल्फ़र जो है ये रबर की चेन के बीच में जो है क्रॉस लिंक बनेगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रबर जो है वो थोड़ा सा जो है हार्ड होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ रबर इज़ सिंपली कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% सल्फ़र इज़ यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो जो टायर बनता है मोटर व्हीकल का उसके अंदर जो है 5% सल्फ़र जो है यूज़ होता है, जो कि क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तौर पर जो हम उसको ऐड करते हैं। इसी तरह से द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द वल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है। तो देखिए जो पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स है, ऐसे जो 2-3 चेन लेकर हम उसको जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से उसके बीच में जो है आपको सल्फ़र की जो है क्रॉस लिंकिंग जो है मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा कि जो वल्कनाइज रबर की जो अलग अलग जो है शेप जो होता है, तो उसके अंदर जो पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स होती है उसके बीच में जो है सल्फ़र आपको मिलेगा। तो देखिए हमारे पास CH2 CH3 इस तरह से यहाँ पर जो ये पॉली आइसोप्रीन यूनिट हम जो है स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हम लेंगे CH2, ये जो है कंटिन्यूअस होती है, ये पॉली आइसोप्रीन यूनिट हम जो है आपको बता रहे हैं। और इसके अंदर जो है बिल्कुल इसी के जैसी जो है दूसरी यूनिट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लुक हियर, दिस इज CH2, देन CH3, CH2। ये दो जो है दो जो है पॉली आइसोप्रीन जो चेन आपको दिखती है उसमें यहाँ पर जो है आपको सल्फ़र की जो है क्रॉस लिंकिंग इस तरह से मिलेगी।
तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये जो है सल्फ़र की क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसके अंदर जो है स्टिफनेस जो है आती है, या आप उसको कह सकते हो कि इसके अंदर जो है हार्डनेस आती है, और इस तरह से ये जो है क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है हार्ड बनता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। या आप जो है सिंपल जो है पॉली आइसोप्रीन यूनिट जो है कंसिडर करते हो, तो उसके अंदर भी देखिए किस तरह से जो है वहाँ पर क्रॉस लिंकिंग होती है। ये इस तरह से भी जो है हो सकता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आप कंसिडर कीजिए। तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आप कंसिडर कीजिए इस तरह से। तो ये CH2C, उसके बाद जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। और वहाँ पे जो है आप देखोगे कि ये क्रॉस लिंकिंग जो है थोड़ी सी जो है चेंज होती है। मैं यहाँ पर जो इसको जो इस तरह से शो कर रहा हूँ, ये CH डबल बॉन्ड, ठीक। और क्रॉस लिंकिंग जो है यहाँ पर जो है आप इसके अंदर जो है कंसिडर कर सकते हो इस पोजीशन पर यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर जो है ये क्रॉस लिंकिंग हो सकती है पॉली आइसोप्रीन के अंदर। बस ध्यान रखना है कि दो चेन्स के बीच में जो है आपको सल्फ़र की जो है ये क्रॉस लिंकिंग जो है मिलेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस, इस लिंकेज की वजह से रबर जो है स्टिफन्ड होता है, द रबर गेट स्टिफन्ड, जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि इट गेट हार्डन। ये जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये नेचुरल रबर हुआ, जिसको आप सिस पॉली आइसोप्रीन यूनिट कहोगे, जिसमें बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट्स जो कि 2-मिथिल-1,3-ब्यूटाडाइन की यूनिट है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होगी। तो सिंपली आप जो है रबर को जो है इस तरह से जो है शो कर सकते हो। लुक हियर, दिस इज़ CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये जो आपके पास में 1,3-ब्यूटाडाइन की जो है ये मोनोमेरिक यूनिट हो गया, और इसको जो है आप ब्रैकेट लगाकर जो है N बना दीजिए। तो आप इसको जो है नाम दोगे, दिस इज़ पॉली आइसोप्रीन, और सिंपली दिस मॉलिक्यूल इज़ अ नेचुरल रबर, जो कि सिस पॉली आइसोप्रीन हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल जो है नेचुरल रबर का होगा, उसको हम जो है इस तरह से, इस स्ट्रक्चर से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द नेचुरल रबर एंड हैविंग द प्रोसेस वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। चलिए आते हैं दूसरे टाइप का जो रबर हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर, जिसको आप जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिंथेटिक रबर इज़ एनी वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेट टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। आप कोई सा भी ऐसा जो है रबर मॉलिक्यूल लीजिए जो कि स्ट्रेच होकर अपनी लेंथ से डबल जो है लेंथ जो है शो कर सकता है। यानी आपके पास ये रबर है, आप उसको स्ट्रेच करके उससे डबल साइज़ जो है उसको इलोंगेट कर सकते हो। तो ऐसे मटेरियल को हम जो है सिंथेटिक रबर कह सकते हैं, जो कि किसी भी तरह का जो है वल्कनाइज्ड पॉलीमर, वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर जो हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिए, हाउ एवर it return to its original shape and size as soon as the external stretching force is released। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो सिंथेटिक रबर होता है वो कोई सा भी जो है वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर हो सकता है, जिसको आप खींचकर उसकी लेंथ से डबल कर सकते हो, और जब वो स्ट्रेचिंग फोर्स आप हटाओ तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको खींच दिया तो जूं का तूं वैसे ही पड़ा रह गया, ऐसा नहीं, बल्कि जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम जो है सिंथेटिक रबर कहेंगे, जिसको आप सिंपली वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर कह सकते हो। तो दिस इज़ नथिंग बट अ सिंथेटिक रबर। अब सिंथेटिक रबर जो है बहुत सारे तरीक़ों से जो है बन सकता है। तो इसमें जो है बात ध्यान रखना है कि सिंथेटिक रबर आर आइदर द होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स और co-polymers of 1,3-ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव्स विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो ये जो है सिंथेटिक रबर हो सकता है। तो इसके अंदर जो है आप देखोगे कि 1,3-ब्यूटाडाइन की डेरिवेटिव्स को जो है आप उसका जो है पॉलीमराइजेशन कर दीजिए, या 1,3-ब्यूटाडाइन
यूनिट या उसकी किसी डेरिवेटिव को किसी दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जो है आप को पॉलीमराइजेशन कर दीजिए तो उस मॉलिक्यूल को आप जो है सिंथेटिक रबर कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं 2-3 टाइप के जो है सिंथेटिक रबर हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो है आप देखिए नियोप्रीन, पहला रबर इसके अंदर जो है नियोप्रीन है। और इसमें देखिए कि नियोप्रीन जो है किस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए कि नियोप्रीन जो होता है इट इज़ द पॉलीमर ऑफ 2-chloro-1,3-butadiene। तो नियोप्रीन इज़ द पॉलीक्लोरोप्रीन एंड इट इज़ फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तो देखिए क्लोरोप्रीन क्या है, ये 1,3-butadiene की क्लोरो डेरिवेटिव। तो लुक हियर CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं क्लोरोप्रीन। और ये आप देखिए 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है तो हम इसको लिखेंगे 2-chloro। उसके बाद जो 1,3-butadiene है, ये 1,3-butadiene। इसका जब आप जो है पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीमराइजेशन करने पर देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को आप जो है यहाँ पर बीच में कर दीजिए तो दोनों कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, दोनों कार्बन पर जो है आपको क्या मिलेगी, फ्री वैलेंसीज मिलेगी। बस इसी को जो है आप पॉलीमराइज कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2 और इसको यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा कर जो है N कर दीजिए। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो है क्लोरोप्रीन था, आप इसको लिखिए पॉलीक्लोरोप्रीन और सिंपली इट इज़ नेम्ड एज नियोप्रीन। इसको जो है हम यहाँ पर जो है नियोप्रीन का नाम देंगे। तो पॉलीक्लोरोप्रीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नियोप्रीन। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नियोप्रीन इज़ अ सिंथेटिक रबर विच इज़ द पॉलीमर ऑफ द क्लोरोप्रीन। तो इस तरह से आप ये देखिए कि 2-chloro-1,3-butadiene का जो ये पॉलीमर बनता है एंड इट हैज़ द सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। ये जो है वेजिटेबल और मिनरल ऑयल्स पर जो है ये रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो है शो करता है। और इसी तरह से इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट्स एंड होजेस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है बनती है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट जो दूसरा रबर है दैट इज़ बुना इन, ठीक है। देखिए बुना इन जो है क्या होता है, सेकंड सिंथेटिक रबर जो है ये है बुना इन। बुना जो है ये रबर का ट्रेड नेम है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि बुना एस हमने जो इसके पहले जो है क्लासिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर स्टडी किया जिसमें 1,3-butadiene और स्टायरीन मॉलिक्यूल को हम जो है मिलाकर है ना स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर जो है बनाते हैं। तो उसको हम जो है बुना एस कहते हैं, जिसमें बुना जो है ये रबर का ट्रेड नेम है और एस स्टैंड्स फॉर स्टायरीन। अब यहाँ पर देखिए जो एन है तो बुना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द को-पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene एंड एक्रिलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट। तो यहाँ पर जो नाइट्राइल जो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का यहाँ पर जो हम इसको एन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सिंपली जो है क्या कीजिए, एन नंबर्स ऑफ 1,3-butadiene लीजिए, यहाँ पर जो है ये 1,3-butadiene हम कंसिडर करेंगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ 1,3-butadiene। और फिर जो है आप एन नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल जो है कंसिडर कीजिए दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसको जो है आप नाम दीजिए एक्रिलोनाइट्राइल। दिस मॉलिक्यूल इज़ एक्रिलोनाइट्राइल। तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट, तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे और देखिए जो है इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा। यहाँ से एक वैलेंसी देखिए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, इसके साथ अटैच होगा, ये बॉन्ड जो है इस तरफ ब्रेक होगा तो ये वैलेंसी जो है फ्री होगी। तो यहाँ पर देखिए एक वैलेंसी हमने फ्री किया CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH2, फिर इस CH2 को जो है अटैच कीजिए सिंगल बॉन्ड CH
ये वैलेंसी वैकेंट हुई, साइनाइड को जो है आप यहाँ पर साइड में ले लो और इस तरह से इसको जो है ब्रैकेट बनाकर यहाँ लिख दो N। तो ये मॉलिक्यूल जो है 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का जो है पॉलीमर बनता है और इसका जो है नाम होगा बूना N। तो N स्टैंड्स फॉर दिस यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्राइल और बूना जो है ये रबर का ट्रेड नेम है। तो बूना एस हमने जो बताया था जो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का जो है पॉलीमर है जिसको हम बूना एस कहेंगे, जिसको आप यहाँ पर जो है SBR दैट इज़ कॉल्ड एज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसको हम जो है दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ये एक नया जो है हमारे पास टॉपिक था तो हमने इसको जो है बताया बूना इन। एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के एक्शन पर जो है ये रेजिस्टेंट होता है। इसी तरह से जो है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन सारी चीज़ों पर जो है ये बूना इन जो है ये रेजिस्टेंट होता है। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील, टैंक लाइनिंग एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में जो है आप बूना इन जो है यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर हमने अभी डिस्कस किया 3 टाइप, जिसमें पहली टाइप जो हमने पहले स्टडी किया था दैट इज़ बूना एस, दूसरी टाइप हमने डिस्कस किया बूना एन और तीसरी टाइप हमने डिस्कस किया दैट इज़ नियोप्रीन। तो इस तरह से ये जो है 3 टाइप के जो है सिंथेटिक रबर हमको जो है मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर किस तरह से जो है डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो लुक हियर, मॉलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर, मॉलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर। तो पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिकुलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो 3 चीज़ों पर जो है जनरली डिपेंड करती है, रिलेट करती है, जिसमें एक होगा मॉलिकुलर मास, दूसरा होता है उसकी साइज़ और तीसरा उसका स्ट्रक्चर। तो द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है कितने मोनोमर्स जो है अवेलेबल होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पॉलीमर चेन की जो है ग्रोथ जो है डिपेंड करती है। ठीक है, 10 द पॉलीमर सैंपल कंटेन्स चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स एंड हेंस इट्स मॉलिकुलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। ये पूरी जो है चेन के ऊपर जो है डिपेंड करती है, जो उसके अंदर जो है मौजूद होती है। तो ये चेन जो है डिफरेंट साइज़ की जो हो सकती है, इसलिए मॉलिकुलर मास जो है पॉलीमर का जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर के उसके अंदर जो है उसकी चेन के बेसिस पर और उसको जो है एक एवरेज नंबर जो है बताया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। सो द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। तो आप इसको जो है बहुत सारे फिजिकल और केमिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि वेरिंग चेन जो है कितने नंबर्स में है और उसका एवरेज लेकर जो है आप उसको आसानी के साथ जो है बता सकते हो। एग्जैक्ट यहाँ पर जो है मॉलिकुलर मास जो है पॉलीमर का आप नहीं बता सकते हो, इसको एक एज एन एवरेज जो है कंसिडर करके उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मॉलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर। चलिए अब आते हैं, कुछ पॉलीमर्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ध्यान से सुनिए, अब तक के जितने भी पॉलीमर्स हमने स्टडी किया ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है पॉलीमर्स ऐसे बनाए गए हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट मीन्स चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन पर जो है इनके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड आर thus responsible for the accumulation of the polymeric solid waste materials। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना, जैसे कि पॉलीथीन अगर हम देखें तो ये जो है डिग्रेड नहीं होती है, ये हमेशा वेस्ट मटेरियल के तौर पर जो है इन्वायरमेंट में जो है मौजूद होती है और इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है इन्वायरमेंटल जो है पॉल्यूशन कॉज होती है। तो ऐसे बेशुमार जो है पॉलीमर्स हमारे पास में है जो इस तरह के जो है इन्वायरमेंटल वेस्ट मटेरियल जो है फॉर्म करते हैं। तो दिस सॉलिड वेस्ट कॉज क्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिटेन अंडर अनग्रेडेड
फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, और आप इसको जो है अनग्रेड नहीं होगा और ये जो है बहुत लंबे अरसे तक के जो है ये बाकी रहता है, ये जो है डिग्रेड नहीं होता है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन पर जो पॉलीमर जो है डिग्रेड नहीं होते हैं, आप उसको नाम दीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैसे कि नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीविनिल क्लोराइड है। जनरली हमने अभी इसके पहले जितने भी पॉलीमर जो स्टडी किया, ये सब के सब जो है आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इन द व्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न सर्टेन प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द पॉलीमरिक सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुए, जो सॉलिड वेस्ट के तौर पर जो है ये पॉलीमर बाकी रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसमें जो है सबसे बड़ा जो है इसका एक इफ़ेक्ट है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल के तौर पर ये सारे पॉलीमर्स इन्वायरमेंट में हमेशा बाकी रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड। तो ऐसे बहुत सारे जो है नए पॉलीमर जो है डिज़ाइन किए गए, जिसको आप जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहोगे। और ये पॉलीमर जो है चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ये जो है चेंज होते हैं, या आप सिंपली कहिए कि ये डिग्रेड होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, और इस तरह से जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई सॉलिड वेस्ट मटेरियल ये क्रिएट नहीं करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे पॉलीमर्स को हम जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। एंड दिस पॉलीमर कंटेन द फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द बायोपॉलीमर्स। तो जो बायोपॉलीमर्स होते हैं, जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, जिसको आप सेलुलोज कहिए, स्टार्च कहिए, प्रोटीन कहिए, तो उनके जैसे कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो एलिफेटिक पॉलिस्टर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो एलिफेटिक पॉलिस्टर्स जिसको हम नाम देंगे, ये एक सिंपल जो है क्लास है, एलिफेटिक पॉलिस्टर्स। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। अब इसमें देखिए कौन कौन से पॉलीमर है। तो सबसे पहले पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, एक जो है टाइप इसके अंदर है। काफ़ी बड़ा नाम है, उसको ध्यान से सुनिए। तो ये जो है इसको हम लिखेंगे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये जो इतना बड़ा नाम है, इट इज़ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो इसको जो शॉर्ट में PHBV का नाम देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये PHBV, तो देखिए ये हो गया PHBV। हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम एक मरतबा जो है यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में हाइड्रोक्सी ग्रुप ले रहे हैं। तो ये हो गया PHBV, इसको जो है शॉर्ट में कहा जाता है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द को पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पर जो है दो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जिसमें एक होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो देखिए क्या होगा, COOH, ये हो गया कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 4। ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसके थर्ड पोजीशन पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसके साथ में एक मॉलिक्यूल होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो 5 कार्बन वाली चेन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5। तो कार्बन नंबर 3 पर जो है आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इससे हम जो है यहाँ पर एलिफेटिक ईस्टर जो है फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये दो जो है स्टार्टिंग मटेरियल्स आपके पास में है।
इन दोनों को जो है आप आपस में क्या कीजिए, पॉलीमराइज कीजिए, तो कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए से यहाँ पर जो ये ईस्टर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करेगा और ऐसे बहुत सारे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होंगे, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीईस्टर। तो ये एलिफेटिक पॉलीईस्टर बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पॉलीईस्टर जो है बन रहा है। मैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ करता हूँ, मिथिल ग्रुप इधर साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया OH, देन CH3, ओके। उसके बाद CH2COOH, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज CH3 CHOH देन CH2 COOH, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको कंसिडर करता हूँ, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं यहाँ लाता हूँ, तो ये C2H5 हम इसको जो है कंडेंस करके लिखते हैं। देखिए हो गया OH CH C2H5, तो देखिए ये C2H5 हो गया, देन CHOH, तो देखिए C2H5 CHOH, और उसके बाद जो है आगे लिखिए आप CH2 COOH। तो देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से आप देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए 2 स्ट्रक्चर्स है, अब इसके अंदर से आप देख रहे हो कि बहुत आसानी के साथ जो इसके अंदर जो है पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ से OH निकालिए, यहाँ से हाइड्रोजन, इसी तरह से जो है यहाँ से आप जो है हाइड्रोजन लीजिए और इधर से जो है OH निकाल दीजिए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ होने के बाद अब देखिए स्ट्रक्चर जो है आपको क्या मिलेगा। लुक हियर, ये बना O, देन CH CH3, देन CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन, देन CH, और आप इसको जो है वापस से ओपन कर दीजिए चाहे तो CH2 CH3, फिर उसके बाद ये ग्रुप लिखिए CH2 C डबल बॉन्ड O। इस तरह से जो है ये फंक्शनल ग्रुप बनता है, ठीक। और इसको जो है आप ब्रैकेट बनाकर जो है N लिख दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल जो है बनता है PHBV, जिसको हम नाम देते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसको हम सिंपली PHBV कहेंगे। दिस इज PHBV। तो आप देखिए इसके अंदर ये जो ग्रुप आपको दिखता है, दिस ग्रुप इज़ द ईस्टर ग्रुप, और ऐसे बहुत सारे जो है ईस्टर ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर इट इज़ पॉलीईस्टर। और चूंकि ये सब के सब जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, देयरफॉर इट इज़ एलिफेटिक पॉलीईस्टर। तो ये मॉलिक्यूल जो है बनता है PHBV मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो है पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम जो देखेंगे, और वो पॉलीमर है नायलॉन टू नायलॉन 6, सेकंड है नायलॉन टू नायलॉन 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसके अंदर जो है 2 स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं, और दोनों के पास जो है आपको 2 कार्बन और 6 कार्बन रेस्पेक्टिवली मिलने वाला है। तो इट इज़ एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ये जो है पॉलीअमाइड पॉलीमर है, जिसमें एक जो है यूनिट है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन आपको मिलता है NH2 CH2 COOH, दिस वन NH2 CH2 COOH, ये मॉलिक्यूल हो गया ग्लाइसिन। और दूसरा जो है मॉलिक्यूल आपको जो है मिलता है, दैट इज़ अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इट इज़ अमाइनो कैप्रोइक एसिड, दैट मीन्स इसके पास में जो है कैप्रोइक एसिड है, मीन्स 6 कार्बन वाला जो है ये अमाइनो एसिड है। तो आप देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे NH2, देन CH2 5 टाइम्स एंड COOH, ये मॉलिक्यूल हो गया अमाइनो कैप्रोइक एसिड। 6 कार्बन देखिए 5 और ये एक 6,
और ये अमाइनो ग्रुप। अब सिंपल जो है आप देख सकते हो इसमें यहाँ से जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और इसको जो है मैं यहाँ पर NH इस तरह से बता रहा हूँ, तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, इसी तरह से आप देखिए कि इसको मैं NH2 इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये OH निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन। तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देने के बाद जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है देखिए इसका जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो लुक हियर, इस पॉलीमर का जो है स्ट्रक्चर हम जो है कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। लुक हियर, ये हाइड्रोजन निकला तो ये बचा NH, ठीक है। उसके बाद जो है ये CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद ये NH अटैच हुआ, ओके। उसके बाद CH2 5 टाइम्स और उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O। यहाँ से जो है आप इसकी चेन को जो है कनेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और ये जो है ब्रैकेट N प्लस यहाँ पर जो है N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप जो है कंसिडर कीजिए वाट एवर। तो आप इसके अंदर देख रहे हो कि ये अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज़ पॉलीअमाइड पॉलीमर एंड इट इज़ कॉल्ड एज नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 कार्बन, ग्लाइसिन के अंदर जो है 2 कार्बन है और यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको नायलॉन 2 नायलॉन 6 कर रहे हैं। तो जनरली जो पॉलीअमाइड फाइबर्स होते हैं या पॉलीअमाइड पॉलीमर्स होते हैं, इसको हम जो है नायलॉन का जो है नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ पॉलीमर्स हैं जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, तो आप देखिए कि आपकी बुक के अंदर जो है एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबुलर फॉर्म में जो है दिया हुआ है, जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीमर्स होते हैं उसको मैं जो है 1 बाय 1 जो है आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जो है पॉलीमर्स हमने जो अब तक के डिस्कस किया है, उसके अलावा भी जो है कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीमर्स होते हैं। तो टेबल नंबर 15.1 देखिए आप अपनी बुक के अंदर, टेबल नंबर 15.1 इसकी जो आप स्टडी कीजिए। तो इसके अंदर जो है देखिए सबसे पहले जो है पॉलीप्रोपीन जो है पॉलीमर दिया हुआ है, तो इसका जो है मोनोमर होगा प्रोपीन। तो पहला जो है पॉलीप्रोपीन दिया है, इसका मोनोमर आपको मिलेगा प्रोपीन और उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो देखिए किस तरह जो होगा, दैट इज़ CH2 CH3 और इसको जो है ब्रैकेट बनाकर जो है आप N लिख दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है पॉलीप्रोपीन, जिसको शॉर्ट में हम जो है PP लिखते हैं। दिस इज़ PP, दैट इज़ नथिंग बट पॉलीप्रोपीन। तो इसके यूजेस क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज़, पाइप्स, फाइबर्स एट्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ों में इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ पॉलीप्रोपीन। चलिए नेक्स्ट जो पॉलीमर है, हम इसी टेबल नंबर 15.1 को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा पॉलीमर है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन, तो इसका जो मोनोमर है दैट इज़ अ स्टायरीन। स्टायरीन का स्ट्रक्चर देखिए ये वाला है, बेंजीन के साथ में आप जो है CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दीजिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टायरीन का है, ठीक। तो बेंजीन की जगह आप इसको जो है C6H5 जो है कह सकते हो। तो इसका जो है पॉलीमर देखिए कैसे बनेगा, लुक हियर, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग जो है C6H5 दैट इज़ फेनिल ग्रुप और इसको ब्रैकेट बनाकर जो है N कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जो है बनता है पॉलीस्टायरीन का। तो इट इज़ एन इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़, रेडियो एंड टेलीविज़न कैबिनेट्स। आप देखिए इसको जनरली हम जो है थर्मोकोल कहते हैं, सिंपली इट इज़ कॉल्ड थर्मोकोल। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है काम करता है रैपिंग मटेरियल के तौर पर। और इसी तरह से आप देखिए कि टॉयज़ बनाने में भी जो है थर्मोकोल यूज़ करते हैं। और रेडियो और टेलीविज़न के जो कैबिनेट्स होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, उसको जो है सेफ़ रखने के लिए और उसको जो है शॉक प्रूफ बनाने के लिए जनरली हम जो है थर्मोकोल के बॉक्स जो है बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो रेडियो टेलीविज़न वगैरह जो है उसके अंदर रख कर उसकी जो है पैकिंग करते हैं। तो उसको हम जो है पॉलीस्टायरीन कहते हैं, जो कि स्टायरीन का पॉलीमर है, ठीक। चलिए थर्ड पॉलीमर जो होगा वो है PVC, दैट इज़ पॉली विनिल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर है दैट इज़ विनिल क्लोराइड और विनिल क्लोराइड का जो फार्मूला है दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CHCl। दिस मॉलिक्यूल इज़ अ विनिल क्लोराइड। अब आप क्या कीजिए, इसका जो है मोनोमर बनाइए, दिस इज़ CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl जो है साइड में कर दो और इस तरह से इसको जो है ब्रैकेट N कर दो। तो ये मॉलिक्यूल बनता है पॉली विनिल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में PVC लिखते हैं। दिस इज़ PV एंड C।
तो पॉलीविनिल क्लोराइड है, तो इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट्स। बारिश के मौसम में हम जो है ऊपर जो ओवरकोट पहनते हैं ताकि बारिश से हम अपने आप को जो है बचा सकें, उसको हम रेनकोट कहेंगे। रेनकोट बनाने में इसी तरह से जो है हैंडबैग बनती है, और इसी तरह से जो है विनिल फ्लोरिंग जो है बनती है, और वाटर पाइप वगैरह बनाने में इसको जो है यूज़ किया जाता है। घरों के अंदर जो है ड्रेनेज का पानी जो है बाहर निकालने के लिए जो पाइप हम लगाते हैं वो जो है ड्रेनेज पाइप जो है इसी पीवीसी मटेरियल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉलीमर जो दिया है दैट इज़ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये जो है एक पॉलीमर है जिसका जो मोनोमर आप देखोगे तो इसमें जो है आपको दो मोनोमर मिलेंगे, एक होगा यूरिया और दूसरा होगा फॉर्मल्डिहाइड। चूँकि दो यूनिट्स इसके अंदर ऑलरेडी दिख रहे हैं नाम के अंदर, तो एक स्टार्टिंग मटेरियल आपको मिलेगा यूरिया, दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है ये रेजिन होती है, और इसको जो है आप जब पॉलीमराइज करोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगा NHCO NHCH2, ये इस तरह से NHCO NHCH2, और इसको जो है ब्रैकेट बनाकर जो है आप N कर दीजिए। तो ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट्स। तो अनब्रेकेबल कप वगैरह बनाने में और लेमिनेटेड शीट बनाने में यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है यूज़ होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल कहो या ग्लाइप्टल कहो, वट एवर, ये एक जो है पॉलीमर है, और इसके अंदर भी आप देखोगे दो मोनोमर्स हैं, एक है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा है थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा यूनिट जो है इसमें थैलिक एसिड है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर एक पॉलिस्टर टाइप का जो है पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, OCH2 CH2O CO। उसके बाद जो है थैलिक एसिड का जो है पार्ट यहाँ पर जो है आप लिखिए, तो आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है इसको समझ सकते हो। फिर यहाँ पर जो है CO ये जो अटैच हुआ, और इसको जो है आप जो है ब्रैकेट बनाकर जो है N कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है ग्लिप्टल या ग्लाइप्टल आप इसको कह सकते हो। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स। तो पेंट और लेकर बनाने के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम ग्लाइप्टल कहेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए बेकेलाइट है, जैसा कि हमने इसके पहले स्टडी किया, दैट इज़ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये जो इसके अंदर जो है मोनोमर्स होते हैं, तो लास्ट जो इसके अंदर होगा दैट इज़ बेकेलाइट। तो इसमें पहला मॉलिक्यूल है फेनॉल और दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें फॉर्मल्डिहाइड। तो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर उसका पॉलीमराइजेशन होगा और लीनियर चेन की जो है क्रॉस लिंकिंग होगी। पहले लीनियर चेन बनती है जिसको आप नोवोलेग कहोगे, और फिर नोवोलेग जो है क्रॉस लिंकिंग के साथ जो है ज्वाइंट होगी, तो आप उसको जो है बैकलाइट कह सकते हो। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क। तो इतने सारे जो है मटेरियल बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी बुक के अंदर भी टेबल नंबर 15.1 जो है देखिए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कितने जो है इंपॉर्टेंट जो है पॉलीमर्स हमारे पास में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चैप्टर हमारा पॉलीमर का जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है हम अगला जो चैप्टर स्टडी करेंगे, जो कि हमारे नीट के पूरे सिलेबस का या JEE के पूरे सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर होगा, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो वो भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है। उसके अंदर जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मेडिसिन का पार्ट होगा, फिर फूड मटेरियल्स को जो है प्रिजर्वेशन जो है किस तरह से करेंगे, और क्लिनसिंग एजेंट वगैरह जो हम कहाँ से सोप्स और डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो उसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ढेर सारे पॉलीमर्स नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड हमने जो इसमें पॉलीमर जो स्टडी किए हैं। तो एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, उसका जो है नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, उसके बाद जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हमने इसमें स्टडी किया है। 4 कैटेगरी हमने यहाँ पर लिया है। पहली कैटेगरी एडिशन पॉलीमर्स,
या आप उसको जो है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहिए। इसके अंदर हमने जो है पहला स्टडी किया पॉलीथीन, उसके अंदर हमने HDP एंड LDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन स्टडी किया। उसके बाद दूसरा हमने इसमें स्टडी किया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन हमने स्टडी किया। तो व्हाटएवर जो भी है हमने इसको जो है टोटल स्टडी किया। बस सिर्फ मैं आपको यहाँ पर मेन हेडिंग्स जो है बता देता हूँ, चलिए, तो उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स हमने इसमें लिया, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन और पॉलीविनिल क्लोराइड और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीथीन वगैरह पॉलीमर हमने इसके अंदर जो स्टडी किया। दूसरी टाइप हमने इसमें जो स्टडी किया दैट इज़ कंडेंसेशन, या फिर आप इसको जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहिए, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। ये दूसरे टाइप के पॉलीमर्स हमने यहाँ पर जो स्टडी किया। उसके बाद जो है थर्ड टाइप जो हमने इसमें स्टडी किया दैट इज़ नेचुरल रबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर आप इसको कह दीजिए। तो नेचुरल रबर जो है सिस पॉलीआइसोप्रीन है और सिंथेटिक रबर में हमने नियोप्रीन, बोना एस और बोना इन जो है इसमें जो है स्टडी किया। और चौथी टाइप जो है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो पूरा चैप्टर इसके अंदर हमने जो है दो टाइप के जो है पॉलीमर्स स्टडी किया, जिसमें एक जो है PHBV और दूसरा नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। तो ये 4 कैटेगरी पर जो है पूरा चैप्टर है और बहुत इजी और सिंपल चैप्टर है। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉलीमर हमारे पास में स्टडी के लिए उसका मोनोमर क्या है और किस तरह से वो पॉलीमराइज हो रहा है और ये 4 में से कौन से कैटेगरी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉलीमर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, वी स्टॉप हियर।